हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है और हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को मेंटेन किए होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। और जैसा कि हमने बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको फिजिक्स के तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव वो हमने आपको पूरे डेरिवेशन के साथ और विथ न्यूमेरिकल हमने आपको एकदम फिनिश कराया था और उम्मीद करते हैं कि आपने उसको बहुत अच्छे से तैयार कर रखा होगा। और 3 चैप्टर आपके फिनिश हो गए। आप आने वाले चौथे चैप्टर में, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, इस चैप्टर में अब आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ा हम आपको हाईलाइट कर दें। इस चैप्टर में अगर हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करें तो 2 से 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक इसमें पूछा जाता है। एक इसी तरह का एक डेरिवेशन और है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक, लेकिन जब उसकी प्लेटों के बीच कोई किसी परावैद्युत पदार्थ की कोई स्लाइड रखी हो, माने कांच की स्लाइड रख दी या कोई किसी भी परावैद्युत पदार्थ की। इसी में और एक डेरिवेशन है। इसके साथ फिर आपको हम इस चैप्टर के जो टॉप 10 न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ वैसे हैं जो कहना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव हैं, और कुछ सर्किट वाले, वो न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है सर्किट वाला। चलिए खैर, आपके टाइम को वेस्ट ना किया जाए, है ना। आप भी यही उम्मीद करते होंगे और हम भी यही कोशिश करते हैं। जो बताना था वो बता दिया और आपके 3 चैप्टर फिनिश हो गए। बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए। आपको हम इतनी डोज डेली देते रहेंगे जिससे आपको ओवरलोड भी ना पड़े और आपका इम्पोर्टेंट सिलेक्शन जितना भी है, इम्पोर्टेंट कलेक्शन जितना भी है, धीरे धीरे करके आपके पास एग्जाम आते आते, फिजिक्स का पेपर आते आते आपका अच्छा खासा ठीक ठाक कलेक्शन हो जाए, जिससे आप पेपर को बेहतर कर सकें। चलिए आज कुछ करते हैं, सफर शुरू करते हैं आज से चैप्टर फिजिक्स के चौथे चैप्टर, जिसका नाम है बेटा संधारित्र तथा परावैद्युत। चैप्टर नंबर 4, संधारित्र तथा परावैद्युत। वाह भाई वाह, क्या प्यारा नाम है, संधारित्र तथा परावैद्युत। इंग्लिश में बात करें तो संधारित्र को बेटा कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर, एंड परावैद्युत को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। ये ठीक, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। चलो ना हो तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई संधारित्र क्या है, इसके बाद फिर हम चर्चा करें कि परावैद्युत क्या है, फिर चलते हैं धीरे धीरे। देखिए मजे की बात, सबसे पहले हमें आपको समझना है संधारित्र बेटा। संधारित्र इंग्लिश में क्या बोला हमने इसको, कैपेसिटर। ये एक डिवाइस होती है, एक युक्ति है, एक समायोजन है। अब किस तरह का समायोजन, इसको ऐसा समायोजन बनाया गया है कि अगर हम किसी भी चालक के शेप को ना बदलें, उसके आकार को चेंज ना करें, आकार को बिना बदले उस पर हम पर्याप्त आवेश को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यानी
यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक, अब बात आ जाती है कि परावैद्युत क्या है ना। चलिए, परावैद्युत से संबंधित हम आपको थोड़ा सा इसको डिटेलाइज कर दें। इसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं वो इस तरह के हैं। बेटा, ये चैप्टर का बेसिक टॉपिक है और हमें लगता है कि थोड़ा सा इसको जान लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम जो है चैप्टर मतलब अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और जो भी है उस तक, देखो उन बड़े क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें तो जानना ही होंगी। ये तो आप हर चैप्टर में दिमाग मतलब हर चैप्टर में आप ये सोच के रखिए कि हमें छोटी छोटी चीजों को तैयार करना है ताकि हम बड़े क्वेश्चंस में हमारे सामने प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक, सबसे पहले हम जान लें चालक क्या है। पदार्थ जो है वो तीन तरह के होते हैं। चालक, अर्धचालक, कुचालक। कुचालक, ठीक। चालक का मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर। अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। कुचालक का मतलब होता है कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इसी को हम कह देते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ध्यान से समझना, एक एक लाइन पे तीनों समझ में आ जाए। चालक का मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, जिनमें जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, बहुत तेज होता है, उन्हें कह देते हैं चालक। आवेश का प्रवाह, और आवेश का प्रवाह का मतलब धारा का प्रवाह। बेटा, जब कहीं करंट सप्लाई होगी तभी तो चार्जिंग होगी। अगर आपके सॉकेट में लाइट आ रही है, घर पे सप्लाई आ रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, करंट सप्लाई आ रही है और आप मोबाइल लगा दीजिए, तभी तो चार्जिंग देगा, तभी तो आवेशित करेगा। और करंट की सप्लाई नहीं है तो फिर चार्जिंग कहां से हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि करंट प्रवाह या आवेश का प्रवाह, ठीक, तो जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत तेज होता है। अर्धचालक का मतलब, अच्छा थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से भी आप एक एक, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं लोहा, तांबा, चांदी, पारा। अर्धचालक, अगर हम अर्धचालक की बात करें तो जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आवेश का प्रवाह जिनमें बहुत कम होता है, यानी कम आवेश प्रवाहित होता है, करंट की सप्लाई कमजोर होती है, ठीक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, अब आ जाइए कुचालक में।
देखिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक। कुचालक, कुचालक का मतलब क्या है? अभी तो हम आपको साइंस की भाषा में समझा रहे हैं, जब हम अपनी भाषा में समझाएंगे तो आप एकदम बिल्कुल सीधे यहां पहुंच जाएंगे। जिनमें आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, होता ही नहीं है। ठीक, जैसे कांच, लकड़ी, रबर, कागज। ध्यान दो बेटा, अब हम आपको अपनी भाषा में समझाएं। ठीक, साइंस की भाषा में आपने चालक, अर्धचालक, कुचालक पढ़ा। चालक का मतलब कंडक्टर, को अर्धचालक का मतलब सेमी कंडक्टर, और कुचालक का मतलब इंसुलेटर। कंडक्टर यानी चालक, चालक का मतलब क्या बताया? जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। अर्धचालक, जिनमें आवेश का प्रवाह स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है। कुचालक, जिनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। अब आप हमारी भाषा से समझो। हमने अभी बताया था आपको कि आवेश का प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह, करंट की सप्लाई, यानी जिनमें करंट का प्रवाह बहुत तेज होता है। ठीक, आप हमारी भाषा में समझने की कोशिश करो। जिन चीजों से करंट बहुत तेज लगता है उसको उसको चालक कहते हैं। जिनसे करंट बहुत हल्का सा लगता है उसको अर्धचालक कहते हैं। और जिनसे करंट लगता ही नहीं है उसको कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो। चालक, जिनसे करंट बहुत तेजी से लगता है, लोहा। प्लास लेते हो आप तार ऐंठने के लिए, जब किसी तार को आप जोड़ते हो सप्लाई चलते हुए तो आप सोचते हो हम प्लास ले लें, प्लास के ऊपर रबर बैंड चढ़ा रहता है, रबर बैंड चढ़ा रहता है। रबर बैंड में करंट नहीं होता, जिनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, उसमें करंट नहीं होता। लेकिन आप गौर करते हो कि कहीं कटा तो नहीं है। ठीक, और अगर कटा नहीं है तो आप आराम से करो। धोखे से भी कहीं कटा है माने अंदर तो फिर लोहा है ना, और अगर आपका हाथ टच हो गया तो आप दुखदाई है आपके लिए। ठीक, तो जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत तेजी से होता है उनको कहते हैं चालक। लोहे से बहुत तेज करंट लगता, तांबा, चांद को कोई भी धातु हो, पारा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, पारा, पारा धातु आपकी जानकारी में हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बता रहे। पारा धातु है और धातुएं हमेशा ठोस होती हैं, धातुएं हमेशा ठोस होती हैं। लेकिन पारा धातु तो है पर ठोस नहीं है, द्रव है। पारा का मतलब समझ गए आप? जो थर्मामीटर जिससे फीवर चेक किया जाता, थर्मामीटर के अंदर जो पानी जैसा भरा रहता वो तो लिक्विड है ना, द्रव है। लेकिन द्रव होते हुए भी पारा जो है धातु है। सिर्फ यही एक ऐसी धातु है जो ठोस ना होते हुए, द्रव होते हुए भी धातु है। ठीक, तो लोहे से करंट लग जाएगा, तांबे से करंट, चांदी से भी करंट बहुत तेज लगेगा। ठीक, तो कोई भी धातु होगी अगर आप उससे जो है करंट सप्लाई वाली चीज को टच करोगे आपको बहुत तेज करंट लगेगा। जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत कम होता है, यानी जिनमें जिनमें करंट बहुत थोड़ा सा लगता है, हल्का सा करंट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरह की चीजों में करंट हल्का सा रहता है कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अर्थिंग आ रही है। जिनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, कुचालक, जिनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता, यानी करंट का प्रवाह होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। लकड़ी, कांच, कागज, रबर। अब लकड़ी है, आप लकड़ी से तार को छूते हो, कहीं तार खुला हुआ है तो आप सोचते हो कि बांस से कटिया डालते हो ना, डालते रहोगे कभी नहीं डालते? अरे डालते रहे होगे। ठीक, तो कटिया डालते रहे हो या कभी आप इस तरीके से घर में कहीं कट लगाया, आप उसको छूने की कोशिश करते हो, सोचते हो लकड़ी से छुए, क्योंकि लकड़ी में करंट प्रवाहित नहीं होता है। लकड़ी कैसी है? कुचालक है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी, और हमने जो अपने देसी शब्दों में समझा दिया आपको उससे भी समझ में आओगी। और जिससे करंट बहुत तेज लगता हो वो चालक है, जिसमें करंट बहुत हल्का सा लगता हो वो अर्धचालक है, और जिससे करंट बिल्कुल ना लगता हो वो कुचालक है। ठीक, कंडक्टर,
कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम सीधे सीधे चैप्टर के टॉपिक पे आ गए हैं। इन चीजों को समझना थोड़ा आपके लिए ठीक है, फायदेमंद है, काम की चीजें हैं। 2-4 मिनट अगर चले गए तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई, है ना। चलिए चैप्टर क्या कहता है भाई, इस चैप्टर का संधारित्र तथा परावैद्युत, ये नाम तो इसका ठीक है, लेकिन ओरिजिनलिटी में इस चैप्टर का नाम वैद्युत धारता है। आप ऐसा कहिए, आप यानी आप इसको किस तरह से पॉपुलर है, ये किस तरह से आप जानेंगे, वैद्युत धारता के नाम से, है ना। उन्होंने कहा तो फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो धारता वाला, उसके न्यूमेरिकल लगाना, तो इसकी पॉपुलरिटी जो है वो वैद्युत धारता के नाम से। तो चलो हम यहीं पे चर्चा करते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। तो बेटा आराम से समझना खूब एक एक चीज को, ठीक। इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक। अच्छा, आप अक्सर कैपेसिटी करते रहते हैं, है ना, तो आप इसको भी समझने की कोशिश करें। ये कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मीन्स क्या बन रहा? धारिता, ठीक। धारिता का अर्थ धारण करने से, ग्रहण करने से, है ना। तो एक चीज हम आपको पहले बताएं, धारिता का मतलब क्षमता से होता है बेटा। धारिता का मतलब क्षमता, और क्षमता का मतलब ताकत से होता है, ताकत। लेकिन देखिए, धारिता का मतलब क्षमता और क्षमता का मतलब ताकत, तो धारिता का मतलब ताकत, धारिता का मतलब ताकत। आपकी समझ में ये आया कि धारिता का मतलब फिर ताकत हुआ, लेकिन नहीं, धारिता का मतलब यहां पे ताकत से नहीं है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना पहले अच्छे से। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, ठीक। तो अब हम ताकत ना कहें उसको, हमारे पास हमारी क्षमता है कि साहब हम 50 किलो का बोरा उठा के यहां से बाजार तक जा सकते हैं, तो ये हमारी ताकत पे डिपेंड कर, ये जो क्षमता है ये हमारी ताकत है, लेकिन धारता नहीं, है ना। ताकत का मतलब हमारी क्षमता है कि हम साहब यहां से 5 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकते हैं, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी क्षमता है, लेकिन उसको धारता ना है। अब धारता का मतलब क्या है वो भी समझ। एक बर्तन है, उसमें 5 लीटर पानी आ सकता है, ये उसकी धारिता है, ताकत तो नहीं, वो ताकत थी, ये धारता है। बीच में बेचारी क्षमता फंस गई है, क्षमता फंस गई, क्षमता कहती हमें कहां ले गए, ठीक। तो ताकत अलग चीज है, 50 किलो की बोरी हम बाजार तक ले जा सकते हैं, ये हमारी वो जो हमारी क्षमता है वो ताकत है। एक बर्तन में 5 लीटर पानी आ सकता है, ये उस बर्तन की क्षमता है, वो क्षमता जिसको हम धारता कहेंगे, ठीक। एक वो है ड्राम है, टंकी, बड़ी सी ड्राम कह देते हैं हम आप लोग बुंदेलखंडी भाषा, और उसमें 200 लीटर पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता है, वो ताकत नहीं, वो धारिता है, ठीक। तो किसी चालक द्वारा, अब आप मेन टॉपिक पे आइए, वैद्युत धारता। अब हमने धारता के साथ एक शब्द लगा दिया, वैद्युत, इलेक्ट्रिकल, ठीक। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या है, वैद्युत धारता क्या है? वैद्युत का मतलब तो आवेश से होता है, पिछले चैप्टर में भी बताया था, वैद्युत का मतलब आवेश। तो किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, उस चालक की वैद्युत धारता कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, इसको हटा देना। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, है ना।
किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, एक चीज समझो, किसी चालक को आप जितना आवेश दोगे, हमने अभी शुरू में बता दिया था, आवेश प्रवाह का मतलब धारा प्रवाह मान के चलिए आप, ठीक, यह धारा प्रवाह को आप आवेश प्रवाह मान के चलिए। किसी चालक को आप जितना आवेश दोगे उसका विभव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब भी किसी चालक को आप कुछ आवेश दोगे उसका विभव तुरंत बढ़ने लगेगा। अब ध्यान देना मेरी बात पे। यदि किसी चालक को जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है। समझ रहे? मतलब अगर आप किसी चालक को आवेश दोगे तो उसका विभव बढ़ने लगेगा। किसी चालक को आप चार्जिंग दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। ठीक, चार्जिंग देते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ाते जाओगे विभव बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ाते जाओगे विभव बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा। इसका मतलब क्या निकल के आया? साफ साफ ये एक बात क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो है वो विभव के समानुपाती होता है। चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आवेश विभव के समानुपाती होता है। भाई आवेश बढ़ा रहे विभव बढ़ रहा, आवेश बढ़ा रहे विभव बढ़ रहा, इसका मतलब कि आवेश विभव के समानुपाती होता है। अब जब आप समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर का साइन और साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ पे C ले लेते हैं इनटू V। ये एक फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो गया, काम आएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम V को यहां ट्रांसफर कर दें अपॉन में तो C बराबर बेटा क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, ये C क्या है? ये जो कांस्टेंट आपने C लिया, ये C क्या है? आप लोग नहीं समझ पा रहे C क्या है? अच्छा, समझ पा रहे हो तो बता दें भाई, चिल्ला दो वहीं से बैठे बैठे, जहां पढ़ रहे हो आप अपने घर में, जिस शहर में पढ़ रहे हो, जिस गांव में पढ़ रहे हो, वहीं से चिल्ला दो, हम सुन लें। चलो, आपने चिल्लाया, हमें तमाम तरह के आंसर मिले, लेकिन आप सही आंसर नहीं बता पाए। जबकि अभी हम छोटे से बच्चे से पूछ दें, आप अपने घर में छोटे से बच्चे से पूछ देना, है ना, तो वो बता देगा कि सी क्या है। तुरंत उसका आंसर होगा सी फॉर कैट, कैट मीन्स। अच्छा, और आप नहीं बता पाए, बताइए, है ना, बताइए सब। चलिए, तो यहां पर सी बेटा क्या है? सी क्या है? इसी सी को कहते हैं कैपेसिटी, यानी धारिता, वैद्युत धारिता। सी का अर्थ यहां पे कैपेसिटी से, ठीक। चलिए, एक डेफिनेशन आपने ऊपर समझी वैद्युत धारिता की, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। दूसरी परिभाषा अब हम फार्मूले से बनाते हैं, C बराबर Q अपॉन V। आपको इतना तो समझ में आ रहा कि ये जो धारिता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर है ना? बस लिख लीजिए डेफिनेशन। देखिए सूत्र के हिसाब से, किसी चालक को दिए गए आवेश, देखिए जब आवेश देते हैं तभी तो विभव बढ़ता है ना? आवेश देने से ही तो विभव बढ़ता है। तो जब किसी चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? किसी चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक,
अब जब सूत्र सामने रखा है बेटा तो इसका मात्रक, इसका विमी सूत्र ये भी जान लें, है ना। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम, विभव का मात्रक भी बताया पिछले चैप्टर में वोल्ट, तो कूलाम प्रति बटे का मतलब प्रति, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ठीक। अच्छा, कूलाम प्रति वोल्ट तो होता है, लेकिन मजे की बात देखिए आप, इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं ना, जिसे जिसे फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फैरड। फैरड ब्रैकेट में आप इस तरह एफ लिख लें, जब न्यूमेरिकल लगाएं आप तो बार बार फैरड ना लिखें, एफ लिख दें, केवल फैरड ना लिखें, ठीक। जिसे फैरड कहते हैं, ये भी ठीक। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट होता है, लेकिन इसी को हम क्या कह देते हैं शॉर्ट में? फैरड कह देते हैं। विमी सूत्र की बात कर लें भाई, विमी सूत्र, ये भी क्यों रह जाए। चलो बनाओ, C बराबर Q अपॉन बी बना लो, क्या लिखता है। चलो यहाँ रफ में अलग बना दें हम, C बराबर Q अपॉन बी। Q की विमा रखो V की, है ना, तो Q की विमा बताई थी 80। अब V की विमा पिछले चैप्टर में बताई थी, है ना, लेकिन हे भगवान हम तो भूल गए। आपको याद है? नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है और हमको भी नहीं याद है। सुनो, ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक। हम वाकई भूल गए, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मान के चलिए कि आपको भी नहीं याद आ रहा और आप एग्जाम में बैठे टेबल पे ऑन पेपर और विभव की विमा नहीं याद आ रही, तो हमने इसीलिए कहा था बेटा रटो मत, बनाना सीखो सब कुछ। फिजिक्स में जितना कोशिश हो आप रटने की कोशिश मत करो, बनाने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करो। अगर हम V विभव उसकी विमा भूल गए तो हमें ये तो याद होगा कि V बराबर W अपॉन Q एक सूत्र होता है। तो हम बेटा इस Q को ऊपर ले जाए तो जब ये Q ऊपर पहुंचेगा तो Q इंटू Q हो जाएगा। चलो बेटा, Q की विमा 80 बताई थी, अब जब 2 बार Q आ रहा तो A में 2 घातें हो गई थी, मतलब 80 इंटू 80 तो A2T2, वाह, A2T2, 3-4 बार कहना लगातार घर पे बैठ के फुर्सत में, A2T2 A2T2 A2T2, है ना। देखना जबान कहाँ पे लड़का रही, जब जबान दब जाए दांत के नीचे तब हमें कल बताना दब गई। W कार्य है और कार्य की विमा क्या होती? ml2t-2, ठीक। चलो भाई, m की पावर 1 है, इसको ऊपर करो, m की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ लिखो डायरेक्ट m की पावर -1। l की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओ, l की पावर -2 हो गया। t की पावर -2 को ऊपर करो, +2 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है वहां, तो t की पावर 4 हो गया और a की पावर 2। चलिए, ये इसका विमी सूत्र हो गया, ठीक। इसको हटा दें। अब जब सब इतना सब किया है तो एक आप नोट पॉइंट जरूर कर लीजिएगा आप बेटा, धारिता जो है, धारिता अदिश राशि होती है, ये भी आप याद कर लीजिए। ऐसी राशि है, धारिता अदिश राशि है, ठीक। चलिए भाई, आप धारिता जान गए। अब न्यूमेरिकल में आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कि धारिता के और जो छोटे मात्रक होते हैं बेटा, अभी धारिता का मात्रक क्या बताया? फैरड, ये तो बहुत बड़ा मात्रक है, समझे। धारिता का मात्रक फैरड बहुत बड़ा है। धारिता को इंग्लिश में क्या कहा हमने? कैपेसिटी है, कैपेसिटर से बना कैपेसिटी। अब मार्केट में आप जाओ, कैपेसिटर माने संधारित्र, आप मार्केट में किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान में पहुंचोगे और उससे कहोगे कि हमें संधारित्र दे दो, है ना, तो पहली बात तो ये चौंक जाएगा कि बेटा संधारित्र तो हमारी दुकान में तो नहीं मिलेगा, फिर किराने दानी की दुकान में ढूंढ लो या किसी कन्फेक्शनरी की दुकान में मिलता हो शायद,
ठीक। लेकिन फिर आप उससे बताएंगे कि कैपेसिटर मांग रहे हम, तो वो कह देगा ऐसे बताओ ना, इंग्लिश में बोलो, इंडिया में रहते हो और हिंदी में बात कर रहे हो हैं। फिर उससे आप भी जवाब देना, अच्छा हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं पहचान पा रहे हो हैं। चलो, तो कैपेसिटर जान जाएगा वो आपकी लैंग्वेज में। अगर आपने कहा कि कैपेसिटर दे दो तो जान जाएगा। फिर आपसे वो एक सवाल करेगा, कितने एमएफटी का, ठीक। तो वो एमएफटी कहता है, जबकि म्यू एफडी होता है। बात समझ में ध्यान से, म्यू एफ डी, डी लगाना है उसको, लगाना है, लगा दिया उसने, आप लगाओ चाहे ना लगाओ। एफ डी का मतलब फेरड और एफ का मतलब डी फेरड। लेकिन म्यू एफ डी, एम एफ डी नहीं आपसे। लेकिन वो सवाल करेगा कितने एम एफ डी का, तब आप कहेंगे 2 एम एफ डी का, 1.5 एम एफ डी का, 2.5 एम एफ डी का, 5 एम एफ डी का, जितने का चाहिए, ठीक। तो ये आपका माइक्रो फेरड कहलाता है, म्यू एफ। अब डी लगा दो म्यू एफ डी तो भी कोई बात नहीं, म्यू एफ यानी माइक्रो फेरड। तो धारिता का जो मात्रक फेरड है वो तो बहुत बड़ा मात्रक है। कैपेसिटर तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, बहुत छोटे छोटे। फेरड तो बहुत बड़ा मात्रक, फेरड, एक फेरड तो बहुत बड़ा हो गया। अभी हम बताएंगे आपको बेटा कितना बड़ा। खैर कोई बात नहीं, तो आप इसको समझिए, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो फेरड, माइक्रो फेरड। और सिंबलाइज कर दें हम इस तरह से, हमेशा न्यूमेरिकल वगैरह में आपको या कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। तो एक माइक्रो, वही बात है, माइक्रो कूलाम मिला था ना, 10⁻⁻6 का गुणा किया था। वही इसमें माइक्रो कहीं से भी हटाओगे 10⁻⁻6 का गुणा करोगे, माइक्रो खत्म, फेरड बचा। इसी तरह से एक होता है पिको फेरड, कहीं कहीं कभी आ जाता है बेटा, इसको भी जान लो। एक पिको फेरड, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। आप बड़बड़ा तो नहीं रहे, बस आप सोच रहे हो डेरिवेशन मिले सीधे सीधे कर रहे हैं। तो डेरिवेशन जानने के लिए ये सारी चीजें जानना है आपको। चलिए, वरना न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपके अधूरे अधूरे से लगाएंगे। एक पिको फेरड, पिको फेरड को मतलब पी एफ लिख दिया, है ना। जैसे माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, ऐसी पिको में 10⁻12 होता है। लो ये फेरड बन गया, ठीक। अगली हेडिंग आप डालें, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता। बेटा अभी आपने पढ़ा सूत्र C बराबर Q अपॉन V। आपके दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि C बराबर Q अपॉन V है, तो इसका मतलब कि धारिता आवेश पर निर्भर करती है और धारिता विभव पर भी निर्भर करती है। जबकि सच्चाई ये है कि धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करती है और ना ही विभव पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट, धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। लिखते चलिए आप लोग जल्दी। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती है। धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, धारिता चालक के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। धारिता चालक के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और किस तरह निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती होती है, ठीक। चौथा पॉइंट, धारिता परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार निर्भर करती है, समानुपाती होती है, ठीक। पांचवा पॉइंट, किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक लाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक लाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। अब आप बात समझो, ये एक चालक है कोई और एक चालक ये है। अगर हम देखें तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20 सेंटीमीटर है, और इस चालक को हमने यहां से उठाया और इस चालक को इस चालक के पास ले आए, यहां पर ले आए। मान लो ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो दूरी घट गई, दूरी घट गई और धारिता
बढ़ गई। हमने क्या कहा, चालक के, किसी चालक को दूसरे चालक के निकट ले जाने पर धारिता बढ़ जाती है। निकट ले जाने का मतलब दूरी जब कम कर देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। दूरी कम, धारिता बढ़ गई, इसका मतलब दोनों में कैसी रिश्तेदारी है, दोनों में एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। वो कह रहे तुम घटो हम बढ़ जाएंगे, है ना। तो इट मीन्स सी, क्या कहेंगे, ये क्या, डी डिस्टेंस, दूरी, ठीक। तो सी रेसिप्रोकल बना, रेसिप्रोकल डी, यानी सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि रेसिप्रोकल है, यानी धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। आप दूरी को घटाओगे धारिता बढ़ जाएगी। किसी चालक को दूसरे चालक के निकट लाने पर वैद्युत धारिता बढ़ जाती है। ये थी धारिता की निर्भरता, ठीक। चलिए, चलो भाई अब शुरुआत करते हैं डेरिवेशंस की। इसके हैं एक बहुत नन्हा सा इसमें डेरिवेशन है। बेटा थोड़ा प्यास है भाई, पानी पी लिया जाए। आज की वीडियो बेटा थोड़ी सी लंबी रहेगी। आपको आराम आराम से बढ़िया समझ के चलना है, तो फिर वीडियो लंबी रहेगी, उसकी चिंता आपको कतई नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हाँ क्वेश्चन लिखिए अब आप। थोड़ा सा बेटा 1 मिनट को डिस्टर्ब करते हैं आपको। जैसे डीजल पानी हम आप ले रहे हैं भाई, इसको भी तो दो, है ना, इसको भी तो जरूरी है। अगर इसको नहीं दोगे तो फिर ये ना आप काम के हैं ना हम फिर किसी काम के हैं। बस बेटा, आहा मजा आ गया, उसकी भी प्यास बुझ गई भाई। चलो, हाँ क्वेश्चन लिखें। किसी विलगित गोली चालक की, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलो भाई लिखो, हाँ लिखो भाई आंसर। बहुत छोटा सा है, ठीक, सिंपल सा एकदम रहिए। अरे भाई वो बस यूं मानिए कि आपने यहाँ शुरू किया वो वहां खत्म हो जाएगा, ठीक। आज जितना हम आपसे कह रहे हैं उतना आप थोड़ा सा बोर्ड पे देख लीजिए और वही लिख लीजिएगा। ये क्या है, हाँ सबको ऐसा लगता है बस व्रत है। अरे बेटा गोला है, हम बोर्ड पे कहां से बना दें, बोर्ड पे हम गोला कहां से बना दें ये बताओ। चूड़ी हमें रखना हो हम ऐसे रख दें, टायर रखना हो हम ऐसे रख दें, हैं, और फुटबॉल रखना हो तो कहां से रख देंगे, इसमें गोला है। आइए इसका केंद्र है ए, सॉरी ये इसका केंद्र है। आइए इसकी त्रिज्या है, कितनी है, ए मान लो चाहे आर मान लो चाहे, ठीक। ये इसकी त्रिज्या है, माना ये त्रिज्या का एक गोला। अब जब हम इसको क्यू कूलाम आवेश देते हैं, इसको चार्ज करते हैं, क्यू कूलाम आवेश देते हैं, तो ये आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर बराबर से फैल जाता है। मान लो हमने इसको क्यू कूलाम आवेश दिया तो वो पूरा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर, गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक। अब चलिए देखो आपको क्या लिखना समझना। माना ए त्रिज्या का एक गोली चालक, माना ए त्रिज्या का एक गोली चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है
जिसका परावैद्युतांक k है। माना ए त्रिज्या का एक गोली चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। जब इसे q आवेश दिया जाता है तो वह इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यदि आवेश को केंद्र पर मान लें तब चालक के केंद्र पर विभव, फिर से आप सुनो क्या लिखना। माना ए त्रिज्या का एक गोली चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। जब इसे q आवेश दिया जाता है तो वह इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। यदि आवेश को चालक के केंद्र पर मान लें तब चालक के केंद्र पर वैद्युत विभव, और विभव का सूत्र बेटा आपने पढ़ा है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। R का मतलब हम हमेशा बताते रहे दूरी, और कौन सी दूरी। यहां पर आवेश रखा है और यहां पर आप विभव निकाल लें तो फिर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी हम उसी को R कहेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, जितनी उसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या को आपने क्या माना a, तो R की जगह क्या हो जाएगा a। ठीक, Q को आप यहां पक्षांतर करके ले आए V अपॉन Q। हाँ, एक चीज और समझ लें बेटा, हमने आपसे कहा ए त्रिज्या का एक गोली चालक जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तो अगर वो चालक निर्वात या वायु में रखा हो तो उसके लिए परावैद्युतांक k का मान 1 होता है। याद रखिएगा एक लाइन, निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है। ठीक, लेकिन अगर किसी और माध्यम में रखा है तो फिर उसका परावैद्युतांक कुछ और होगा, 1 नहीं होगा। 1.5 होगा, 1.3 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, कुछ और होगा। ठीक, तो यहां पर हमें परावैद्युतांक को इंक्लूड करना है। आप कहोगे ये नई चीज कहां से आ गई, होता है ये के यहाँ पर, लेकिन अगर वो सिस्टम आपका किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है तो उसका परावैद्युतांक होगा और वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे कि ये अभी तक तो नहीं देखा, तो हम ऐसा मान के चल रहे कि कोई सिस्टम निर्वात या वायु में रखा है, और निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता बेटा। जब हम यहाँ 1 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा के का काम, के का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक, इसलिए यहाँ पे के नहीं शो करता है। बाकी अगर किसी और माध्यम में आप सिस्टम को रखोगे तो यहाँ पे के इंक्लूड करोगे, और उस के का जो मान होगा 1.2, 1.3, 1.5, 2.5 जो भी हो वो यहाँ रखोगे आप। ठीक, हम Q को ट्रांसफर करके अपॉन में ले आए तो बराबर में क्या बचा, 1/4πε0 इंटू के इंटू ए। और इसको अगर हम पलट दें हर को अंश में, अंश को हर में कर दें तो यहाँ Q अपॉन B हो जाएगा। तो फिर इस तरफ को भी पलट दो तो इस तरफ का हिस्सा पलटेंगे तो ये ऊपर और एक नीचे, तो अब एक नीचे आ गया तो कोई मतलब नहीं रहा। तो बचा क्या, 4πε0 इंटू के इंटू ए। बेटा इसी Q अपॉन V, Q और V के अनुपात को अभी हाल क्या बताया था हमने, वैद्युत धारिता, और धारिता को काय से प्रदर्शित किया था, C से। तो C बराबर हो गया 4πε0 के इंटू ए। ये होता है किसी विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। अब अभी हम ऐसा मान के चले कि ये गोली चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये गोली चालक निर्वात या वायु में रखा है तो निर्वात या वायु के लिए k का मान क्या होगा, 1 है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हम, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 होता है। ठीक, और जब k का मान 1 रखेंगे तब धारिता क्या बनेगी, तब धारिता क्या बनेगी, C बराबर 4πε0,
और k का मान तो 1 हो गया, तो k का काम खत्म हो गया, इंटू a। ठीक, लेकिन अब इस धारिता को हम C से नहीं प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये कौन सी धारिता है, ये उस गोली चालक की वो धारिता है जब उसके बीच में मतलब पूरा सिस्टम जब वायु में रखा हुआ था, तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक, चलिए अब C बराबर 4πε0 k इंटू ए है, और C0 बराबर 4πε0 इंटू ए आ गया। अगर हम दोनों का अनुपात करते हैं C/C0 बराबर, तो C का मान 4πε0 इंटू k ए अपॉन में C0 का मान 4πε0 इंटू ए, और 4πε0 इंटू ए से 4πε0 इंटू ए कैंसिल हो गया, बचा C/C0 बराबर k। एक सूत्र ये भी है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख देते हैं, इसकी शक्ल चेंज कर दें, C0 का तिर्यक गुणा करा दो, तो C बराबर k C0 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन लिखिए आप, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए आप अपना आंसर डाल लीजिए, और सबसे पहले हम समझें कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, बिल्कुल शुरू से समझो, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात आ गई, तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात आ गई, तो इसका मतलब किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए आप, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से सॉरी कैपिटल U, Q नहीं, U तो आवेश होता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल U लिखो, कैपिटल U, स्मॉल u ना लिखना, क्योंकि इसमें अभी एक जगह पे स्मॉल u और आएगा, उसको हम दूसरे नाम से कहेंगे। इसे u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब इसी के लिए हमें व्यंजक निकालना है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक, चलो ऐसा व्यंजक भी बहुत आसान सा है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बेटा आता रहता है बहुत, हमने देखा अनसोल्व में साल दर साल आता रहता है, एक आध साल गैप करके। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखना आप ध्यान से। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये कोई चालक है, और इसका अभी हाल फिलहाल विभव जो है शून्य है। ठीक, और जब हम इसको अभी हम देखो पीछे बता के आ रहे हैं कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। यानी आप आवेश दोगे वो विभव बढ़ने लगेगा, आवेश दोगे विभव बढ़ने लगेगा।
ठीक, तो अभी तो इसका चालक का विभव हमने शून्य मान लिया, लेकिन हम इसको जैसे ही आवेश देंगे, जैसे ही चार्जिंग देंगे, इसका विभव बढ़ने लगेगा। ठीक, तो मान लो हमने इसको Q कूलाम का आवेश दिया और इसका विभव बढ़ के कितना हो गया बेटा, V हो गया। पहले उसका विभव कितना, शून्य, इसको मान लो V1, अब बाद में उसका विभव V2 बराबर कितना हो गया, V। तो जब हमने उसको Q आवेश दिया तो उसका विभव बढ़ के V हो गया। ठीक, अब आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव शून्य है, माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव शून्य है, जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो इसका विभव बढ़कर V हो जाता है, तब चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव, ध्यान देना बेटा, चालक का औसत विभव, बेटा वही चालक है जिसका प्रारंभिक विभव शून्य था, लेकिन बाद में उसका विभव V हो गया, तो एक विभव शून्य, दूसरा विभव V, और दोनों का औसत निकालना है। औसत का मतलब समांतर माध्य, तो दो का निकालना है ना, इसका और उसका, तो दोनों को जोड़ के दो का भाग कर दो, औसत आ गया। ठीक, औसत विभव क्या हो गया, 0 + V/2, कुल मिला के आ गया V/2। अब चालक को आप आवेशित कर रहे, तो आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, और उसी कार्य को ही तो कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जैसा डेफिनेशन में आपने लिखा। ठीक, तो चलिए, चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य, एक चीज आपने पहले, इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी विद्युत विभव वाले चैप्टर में बेटा एक सूत्र छोटा सा पढ़ा था, V = W/Q। अगर हम इसका तिर्यक गुणा करा दें तो W = Q × V ना हो जाएगा ना। तो W बराबर, कार्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से, और W बराबर क्या होता है, Q × V। ठीक, एक मिनट, Q का मतलब आवेश, Q का मतलब आवेश और V का मतलब विभव, तो कार्य बराबर क्या बना, आवेश इंटू विभव। ठीक, आवेश इंटू विभव, कार्य को बेटा W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आवेश तो Q ही है, पर विभव कितना हो गया था उसका, V/2। भाई औसत नहीं निकाल लिया था हमने दोनों का, तो विभव कितना बना, V/2। अगर आप चाहें तो ये बटे जो 2 है, इसको कह दो बेटा आप किनारे आ जाओ, रास्ता में हमें डिस्टर्ब ना हो, तो ये किनारे आ गया और बचा क्या, QV। तो W बराबर आ गया ½ QV। W क्या है, कार्य है, और किसी आवेशित, आपने जो डेफिनेशन में लिखा, परिभाषा में लिखा, किसी आवेशित चालक को, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य निकाला, तो इसी कार्य को ही तो हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक, तो ये जो कार्य निकाला, यही कार्य, चूंकि यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा U। तो U बराबर क्या आ गया, ½ QV। ये होता है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, एक चीज और समझो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में, Q = C × V, ये सूत्र पढ़ा है ना। अगर हम Q = C × V रख दें तो चल, चूंकि इसलिए U = 1/2 QV, 1/2, और Q की जगह क्या रख दें, CV। पीछे पढ़ के आए ना कि Q = CV होता है या C = Q/V होता है। ठीक, तो Q की जगह CV रख दो, C × V, और फिर इंटू में V, है ना, तो क्या हो जाएगा, V²।
तो एक सूत्र आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का ये बन जाता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अच्छा, Q बराबर जैसे CV है, अगर हम C को बटे में ले जाए तो बेटा V बचेगा यहाँ, और V बराबर दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम आगे लिख के दे रहे हैं, तो V बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, Q अपॉन C। अच्छा, अभी हमने Q को बदला, Q की जगह CV रखा, अब मान लो हम V को बदल दें, है ना, तो U बराबर हाफ 1/2, अब Q को बना रहने दो, और V की जगह क्या रखो, Q अपॉन C। तो इस तरह से U बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र ये हो जाता है। ठीक, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र न्यूमेरिकल में जिस हिसाब से जरूरत पड़े हमने तीनों रूप बता दिए। अगर आपके पास आवेश और विभव दिया है तो ये सूत्र लगा दें, हाफ QB। अगर आपको धारिता और विभव दिया है तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगा दें। अगर आपको आवेश और धारिता दे रहा है तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C लगा दें। ठीक, ये तीनों रूप होते हैं इसके ऊपर। चलिए आप क्या होगा। चलो बेटा, आज हम ये सोच रहे हैं कि यहीं पे ब्रेक करें, क्योंकि अब एक डेरिवेशन भी अगर हमने और कराया है ना, हालांकि इसमें डेरिवेशन तो अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, वो तो अभी बाकी है ना। तो लेकिन चलो खैर, अगर हम उनमें से एक पे भी लग जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था आपसे, बेटा आप उतनी डोज लो जितनी आप बर्दाश्त कर सको। हमारा टारगेट ये है कि हम आपको सिर्फ उतनी खुराक देते रहें जितनी आप मतलब एडजस्ट कर सकें अपने, मतलब जितना एफोर्ड कर सकें। मालूम ये चला कि अब हमने बहुत इतनी खुराक दे दी कि अब आप पड़े पड़े छके जा रहे हो, है ना, तो थकावट भी हो गई, दिमाग भी थोड़ा सुस्त पड़ गया, बदन भी सुस्त पड़ गया है। तो अब उतना नहीं, मतलब जितना आपसे अच्छे से, मतलब जितना मन लगा के आपको अच्छा लगे कि हमें इतना बढ़िया पढ़ने में मजा आ रहा, बस आप उतना तैयार करो। हमारा तो मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आप इतना पढ़ो, आप इतना पढ़ो, अब बल्कि आप इतना पढ़ो, लेकिन ये जो पढ़ो, अब बल्कि आप इसमें भी ना संतुष्ट हो तो आप इतना ही सा पढ़ो, इतना सा। ठीक, और इसमें भी ना हो तो आप सिर्फ इतना सा पढ़ो बेटा, थोड़ा सा, लेकिन जितना पढ़ो उतना बिल्कुल एकदम एकदम तैयार होना चाहिए, है ना भाई। जितना पढ़ो आपका अगर उतना तैयार है तो हमें लगा कि हाँ आपने कुछ किया, और आपने पढ़ा तो इतना बहुत सा, और तैयार नहीं है एक क्वेश्चन भी, तो कोई मतलब थोड़ी ना होता उसका। ठीक, तो चलो खैर आज के लिए इतना ही रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो करा देंगे, और इसके बाद दूसरे नए लेक्चर में न्यूमेरिकल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपना पढ़ाई पे फोकस रखिए, बस निरंतर पढ़ते रहिए, बैलेंस डाइट लेते रहिए, और एनर्जेटिक चीज़ें लेते रहिए। ये अब हम आपको डेली याद दिलाते रहेंगे, और आप अपने मम्मी से कह दीजिए हमको एनर्जेटिक चीज़ें बना बना के बढ़िया खिलाएं पिलाएं, और हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। हम सुधर गए, हम फिरने वाले बच्चों में नहीं रह गए, हम मम्मी खूब पढ़ेंगे। अब आप हमें बढ़िया खाने पीने की चीज़ें बढ़िया खूब पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।